मुंबई के नजदीक वसई शहर में एक बोगाई बीच है। 26 जुलाई 2021 को इस बीच के किनारे काफी लोग घूम रहे थे और सब यहां पर खूब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ एक काले रंग का सूटकेस समुद्र के किनारे आता है और जैसे ही वो सूटकेस किनारे पर आता है तो कुछ लोगों की नजर उस सूटकेस पर पड़ती है। सूटकेस को देखते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं और फिर उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति उस सूटकेस को देखकर पुलिस को फोन करता है और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस बोगाई बीच पर पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को देखती है तो पुलिस वालों को भी उस बैग को देखकर कुछ शक होने लगता है और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक लाश थी और लाश की अजीब बात यह थी कि उस लाश का सिर नहीं था, यानी ये सिर कटी हुई लाश थी, लेकिन उस लाश के जिस्म पर पूरे कपड़े थे। इसके बाद पुलिस उस सूटकेस को अच्छे से चेक करती है और आसपास करीब 1 या 2 किलोमीटर के इलाके में छानबीन की जाती है और पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है इस लाश का सिर भी यहीं फेंका गया हो और हो सकता है वो उन्हें मिल जाए। लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद भी पुलिस को लाश का सिर नहीं मिलता। इसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और पुलिस उस सूटकेस की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी करती है ताकि कहीं से उन्हें कोई सुराग तो मिले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है ताकि उस लाश से ही कोई सुराग मिल जाए और जिससे ये पता लगाया जा सके कि मरने वाली कौन थी, क्योंकि लाश को देखकर ये तो पता चल ही गया था कि ये किसी महिला की लाश है। और फिर कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि उस महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उस मेहंदी को देखकर पुलिस ने अनुमान ये लगाया कि ये किसी मुस्लिम महिला की लाश है, क्योंकि जिस तरीके से उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और जिस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे उससे पुलिस यही अंदाजा लगाती है। यानी इसके अलावा पुलिस के पास अभी तक कोई और जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस उस लाश की कुछ फोटोज निकलवाती है और उन्हें आसपास के कुछ इलाकों में लगाया जाता है ताकि कहीं से इस लाश के बारे में कुछ सुराग मिल जाए या फिर कोई उसे ढूंढता हुआ पुलिस के पास आ जाए। और साथ ही वसई पुलिस द्वारा मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में भी यह सूचना दे दी जाती है कि अगर किसी महिला की कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस को इस लाश के बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चला और ना ही कहीं से कोई सुराग मिला। और अब पुलिस भी परेशान थी कि आखिर कैसे इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया जाए। और इसी तरह छानबीन करते करते पुलिस को काफी समय बीत जाता है, यानी 26 जुलाई को पुलिस को ये लाश मिली थी और अभी तक लगभग 6 महीने बीत चुके थे, मगर फिर भी पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था। और इसी तरह छानबीन करते करते लगभग पूरा साल खत्म हो जाता है और फिर साल 2022 आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पुलिस ने उस लाश का डीएनए सैंपल, उसके फोटो और कुछ कपड़े संभाल कर रख लिए थे। इसके बाद पुलिस ने उस लाश को मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ मुंबई के एक कब्रिस्तान में दफन करवा दिया था। इसके बाद समय बीतता गया और इसी तरह लगभग 14 महीने बीत जाते हैं और अब तक भी पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन फिर अचानक ही 29 अगस्त को, यानी 14 महीने बाद, एक व्यक्ति मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में आता है और वहां आकर वो कहता है कि मेरी भतीजी पिछले करीब 14 महीने से घर से गायब है और हमें उसका कोई पता नहीं लग रहा है कि आखिर वो अचानक कहां चली गई है। इसके बाद वो व्यक्ति अपनी भतीजी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता है। वो अपनी भतीजी का नाम सानिया बताते हैं और कहते हैं कि मैं सानिया का चाचा हूं और मैं कर्नाटक के बेलगम से आया हूं। पुलिस उनसे पूछती है कि आपकी भतीजी को लापता हुए करीब 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और आप इतने दिन बाद अपनी भतीजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, यानी इतने दिन तक आप कहां थे और क्या कर रहे थे और आपकी भतीजी यहां मुंबई में क्या कर रही थी। वो पुलिस को बताते हैं कि सानिया अनाथ है, यानी उसके मां बाप नहीं है और मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सानिया के चाचा ठीक ठाक परिवार से थे, यानी वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे और साल 2017 में उन्होंने सानिया की शादी मुंबई के नाला सुपारा में रहने वाले आसिफ शेख से की थी और उस समय आसिफ सऊदी अरब में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि सानिया और आसिफ की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों की सहमति से हुई थी और वो दोनों ही इस शादी से बहुत खुश थे।
और फिर 2019 में सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा, क्योंकि ये एक खुशहाल परिवार था। लेकिन अब इनके घर में एक और नई खुशी आ गई थी। सानिया के चाचा जावेद ने पुलिस से आगे बताया कि अक्सर अपनी बेटी सानिया से हमारी फोन पर बात होती रहती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था और फिर कुछ दिन बाद उसका फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। फिर 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी की मृत्यु हो गई थी, तो हमने उस समय भी उसे बताने के लिए फोन किया था, लेकिन उस दिन से उसने हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया था और फिर कुछ दिनों के बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। हमारी तो उससे कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी और ना ही वो खुद फोन करके हमसे बात करता था। और जब सानिया फोन नहीं उठा रही थी तो हमने आसिफ को फोन किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सानिया से मिलने नहीं जा सकते थे। लेकिन जब भी हम आसिफ को फोन करके कहते थे कि सानिया से हमारी बात करा दो, तो वो कहता था कि आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल किया है। इसके बाद पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद से सानिया के ससुराल का एड्रेस पूछा, तो जावेद शेख ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। जावेद शेख ने बताया कि सानिया के ससुराल वाले नाला सुपारा के अचौले में रश्मि रेजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे, क्योंकि उसके ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, इसलिए वो सभी लोग साथ में ही रहते थे। जावेद शेख ने बताया कि सबसे पहले वो अपनी बेटी के ससुराल ही गए थे, क्योंकि वो वहां पर पहले भी आते जाते रहते थे, तो उन्हें अच्छे से पता था कि उनका घर कहां पर है। लेकिन जब वो इस बार नाला सुपारा में आसिफ के घर पहुंचे तो वहां पर उन्हें सानिया के ससुराल वालों में से कोई भी नहीं मिला था। फिर उन्हें आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि आसिफ के परिवार ने तो अपना ये घर बेच दिया है और वो लोग अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ये सब जानकर जावेद शेख उस समय बहुत परेशान हुए थे। एक तो बेटी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था और अब उसके ससुराल वाले भी अपना ये घर बेचकर कहीं और चले गए थे और अब ये भी नहीं पता कि वो कहां पर गए हैं, यानी अब उनको कहां ढूंढा जाए। जावेद शेख के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, क्योंकि इस उम्र में वो अकेले कर्नाटक से मुंबई नहीं आ सकते थे। नाला सुपारा में उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि आसिफ का परिवार कहां पर गया है। जावेद शेख परेशान थे कि अब बेटी को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि जावेद थोड़े पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे। इसलिए वो अपने फोन में नंबर सेव रखने के बजाय एक छोटी सी डायरी में लिखकर रखते थे। चाचा जावेद ने अपनी इस फोन बुक में देखना शुरू किया तो उसमें उन्हें सानिया की सास का मोबाइल नंबर मिल गया। उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया तो सानिया की सास ने फोन उठा लिया। फिर चाचा जावेद ने उनसे बात की और बातों बातों में सानिया की सास ने बताया कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है और वो अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। फिर उन्होंने जगह का नाम भी बताया। उन्होंने बताया कि मुंब्रा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है और वो वहीं पर रहते हैं। और सानिया की सास ने एक लैंडमार्क भी बताया कि इनके घर के पास एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। सानिया की ससुराल का पता चलते ही जावेद शेख तुरंत अपने जानने वालों के साथ मुंब्रा पहुंचते हैं और फिर उस मैरिज हॉल के आसपास पता करते करते ये लोग सानिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां पर इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और घर पर सानिया की सास, ससुर, उसका देवर यासीन और पति आसिफ भी था। उसकी बेटी अमायरा भी थी, यानी सभी लोग तो मौजूद थे, लेकिन सानिया कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। जावेद शेख ने आसिफ से पूछा कि सानिया कहां पर है, उसको बुलाओ। तो इस पर आसिफ ने उन्हें एक अजीब कहानी सुनाई। उसने बताया कि जुलाई 2021 में एक दिन वो सुबह को जब उठे तो उनको एक लेटर मिला था और वो लेटर सानिया ने लिखा था। उसमें लिखा था कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं उसके साथ रहने के लिए जा रही हूं। यानी सानिया अपना घर छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई है। और ये सब पढ़कर आसिफ का पूरा परिवार दुखी हो गया था कि सानिया का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो उसी के साथ भाग गई है, यानी उसने अपने पति और बेटी का भी ख्याल नहीं किया। आसिफ ने बताया कि वो लेटर उसने संभाल कर रख लिया था। फिर उसने वो लेटर सानिया के चाचा जावेद को भी दिखाया। इसके आगे जावेद ने पुलिस को बताया कि वो लेटर उन्होंने भी पढ़ा था। सानिया के ससुराल वालों की सारी बातें सुनने के बाद सानिया के चाचा और दूसरे रिश्तेदार मुंबई में जहां पर ठहरे हुए थे वहां चले गए। चाचा जावेद को सानिया की इस हरकत से बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उनका दिल भी नहीं मान रहा था,
क्योंकि सानिया को तो उन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और वो अच्छी तरह से समझते थे कि सानिया ऐसा नहीं कर सकती, और अगर वो कहीं जाती भी तो वो उनसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ती। और इन्हीं चीजों को लेकर जावेद शेख 2-3 दिनों तक बहुत सोचते रहे, क्योंकि इस बात को उनका मन नहीं मान रहा था। और फिर 29 अगस्त 2022 को वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहां की पुलिस ने उनसे कहा कि आपकी बेटी नाला सुपारा के अचौले थाना क्षेत्र के अंतर्गत से गायब हुई थी, इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी कंप्लेंट लिखते तो फिर भी उसे हमें नाला सुपारा के थाने में ही ट्रांसफर करना पड़ता। और फिर उसी दिन जावेद शेख नाला सुपारा के अचौले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां की पुलिस ने सानिया शेख की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी। जावेद शेख को यकीन नहीं था कि सानिया किसी के साथ भाग सकती है। उन्हें लग रहा था कि जरूर उसके साथ कुछ तो हुआ है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जावेद शेख अपने घर चले जाते हैं और फिर पुलिस ने जावेद शेख की बातों पर विश्वास करते हुए मुंबई इलाके के सभी थानों में सूचना दे दी कि जुलाई 2021 या फिर इसके बाद के जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं, यानी जिनमें किसी की लाश मिली हो और उसकी पहचान ना हुई हो, और अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी फाइल्स हमें भेजिए। और फिर 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच से मिली उस सर कटी लाश का केस सामने आता है और इत्तेफाक से ये भी एक मृतक महिला थी और उसकी कदकाठी भी सानिया की कदकाठी से मेल खा रही थी। और अगले दिन फिर अचौले पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद को थाने में बुलाया और उनको उस शव की तस्वीरें और वो मेहंदी के डिजाइन, इसके अलावा और भी कई चीजों की फोटोज दिखाई। जावेद शेख उस शव को कपड़ों से तुरंत पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इनकी बेटी सानिया की जैसी लग रही हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। और सानिया जब कभी कभार अपनी बेटी अमायरा को दिखाने के लिए उन्हें वीडियो कॉल करती थी तो उस समय जावेद शेख ने सानिया को ऐसे कपड़े पहने हुए देखा था। इसके बाद सानिया के ससुराल वालों को भी अचौले पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्हें भी फोटोज दिखाई गई, लेकिन वो लोग उस शव को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो लोग अपनी बात पर ही अड़े रहे कि सानिया तो किसी के साथ भाग गई है। और उनका इस बात पर विश्वास करने की वजह थी वो लेटर जो आसिफ को मिला था। फिर अचौले पुलिस ने वो लेटर आसिफ से ले लिया और उसे एक्सपर्ट्स के पास जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि सानिया के ससुराल वाले अब थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उस दिन उन्हें उस धड़ की फोटो दिखाने के बाद घर भेज दिया गया। इसके बाद चाचा जावेद शेख से थोड़ी और पूछताछ की जाती है कि क्या आपको सानिया के ससुराल वालों पर कोई शक है, और अगर है तो क्यों है। सानिया के चाचा जावेद ने कहा कि शादी के शुरू में तो दहेज को लेकर घर में थोड़ी लड़ाई हुई थी और फिर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन जब अमायरा पैदा हुई थी तो उस बच्ची को लेकर सानिया और उसके ससुराल वालों में कुछ मनमुटाव चल रहा था। लेकिन सानिया ने कभी भी खुलकर इस बारे में अपने चाचा जावेद शेख से कुछ नहीं बताया था, इसलिए उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और जो लाश वसई के बीच से मिली थी, केवल कह देने भर से वो सानिया की नहीं मानी जा सकती थी, क्योंकि उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ता और उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए थे। और फिर पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सानिया के पति आसिफ और उसकी 3.5 साल की बेटी अमायरा के ब्लड सैंपल ले लिए और उस लाश के सैंपल तो कलीना लैब में पहले ही सुरक्षित रखे हुए थे। इसके बाद उन तीनों का डीएनए एक दूसरे से मैच करके देखा जाता है। पहले आसिफ शेख का डीएनए उसकी बेटी से मैच किया जाता है तो वो मैच हो जाता है, और फिर उस सिर कटी लाश का डीएनए आसिफ की बेटी अमायरा से मैच कराया जाता है तो अमायरा का डीएनए उस लाश से मैच हो जाता है। और अब इससे ये तो साफ हो गया था कि वो लाश अमायरा की मां यानी सानिया की ही है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत 15 सितंबर 2022 को आसिफ शेख को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो आसिफ पुलिस को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो आसिफ आखिरकार टूट जाता है और स्वीकार कर लेता है कि उसने ही अपनी पत्नी सानिया शेख की हत्या की है। और वो लेटर भी आसिफ ने ही लिखा था, क्योंकि वो हैंडराइटिंग भी आसिफ की ही थी, ना कि सानिया की। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आसिफ ने बताया था कि उसने ये कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसको शक था कि उसकी पत्नी सानिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी था कि आसिफ का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था और ये बात सानिया को पता चल गई थी और सानिया को रास्ते से हटाने के बाद ही वो दोनों शादी कर सकते थे।
इसलिए आसिफ ने उसकी हत्या कर दी। आसिफ ने यह भी बताया था कि इस हत्या में उसके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है और यह सब उसका ही प्लान था। और जांच में यह भी पाया गया था कि आसिफ की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन आसिफ ने उस लड़की से तलाक ले लिया था क्योंकि उस पहली पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। अब सवाल यह था कि जब आसिफ ने उस लड़की को तलाक दे दिया था तो फिर वो सानिया को तलाक क्यों नहीं दे सकता था, और यही सवाल पुलिस के मन में भी उठ रहा था। इसके बाद जब पुलिस ने आसिफ के घर वालों से पूछताछ की तो इस केस में एक और कहानी पुलिस के सामने आई। पूछताछ के दौरान आसिफ के पिता हनीफ और भाई यासीन दोनों ही पुलिस की सख्ती के सामने टूट जाते हैं और उन्होंने भी यह स्वीकार कर लिया कि सानिया की हत्या करने में उन दोनों का भी हाथ है। लेकिन इधर आसिफ का कहना था कि इस हत्या में सिर्फ उसका ही हाथ था। तो फिर उसके पिता और भाई ने कैसे ये जुर्म स्वीकार कर लिया था? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब 2021 में आसिफ का पूरा परिवार नाला सुपारा के घर में रहा करता था। 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार था। सुबह को सानिया उठती है और नहा धोकर तैयार होती है। फिर वो खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। उस दिन शाम को उनके यहां मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन घर पर सानिया के अलावा उसका पति, ससुर और देवर, बस ये 3 लोग ही थे। इसके अलावा घर के जितने भी लोग थे वो सब मुंब्रा चले गए थे और सानिया की बेटी को भी वहीं भेज दिया गया था। मुंब्रा में आसिफ की सगी बहन का ससुराल था। इधर सानिया की ससुराल की बात करें तो उस दिन बकरीद का त्योहार था, इसलिए उन्होंने बकरे काटने वाले चाकू छुरे भी तैयार कर रखे थे और घर पर रस्सी भी रखी हुई थी। इसके बाद आसिफ, यासीन और हनीफ, उन तीनों ने एक बड़े से टब में पानी भर दिया और बेचारी सानिया जो उनके लिए किचन में खाना बना रही थी, ये तीनों हैवान मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे पानी से भरे टब में डाल देते हैं। सानिया उस टब में डूबने लगती है। हाथ पैर बंधे होने के कारण सानिया कुछ भी नहीं कर पा रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद सानिया ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वो तीनों उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन अभी भी उन तीनों को लग रहा था कि शायद सानिया जीवित है। इसके बाद आसिफ ने अपनी पत्नी का गला दबाया और बहुत देर तक दबाए रखा। फिर बकरा काटने वाले छुरे से आसिफ सानिया के सर को धड़ से अलग करने लगता है, लेकिन उस हैवान ने सानिया का गला अभी आधा ही काटा था कि खून को देखकर आसिफ की हालत खराब होने लगी और जब वो बेहोश होने लगा तो फिर सानिया के ससुर हनीफ ने आसिफ से वो छुरा ले लिया और अपनी बहू के सर को धड़ से अलग कर दिया। और फिर सानिया के शव को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर से सानिया के कटे हुए सर से बाल काट दिए और सानिया के होठों के पास एक तिल भी था और उस तिल से भी चेहरे की पहचान की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने चाकू से उसे भी साफ कर दिया। यानी अब सानिया के सिर का ऐसा हाल हो गया था कि अगर पुलिस को मिल भी जाए तो पहचान नहीं कर सकते थे और बिना सर के धड़ की तो पहचान हो ही नहीं सकती थी। और जो सानिया के बाल काटे गए थे उन्हें घर में ही जला दिया जाता है। इसके बाद उसके सर को एक काले रंग के प्लास्टिक बैग में डालकर आसिफ और यासीन बाइक से निकल जाते हैं। ये दोनों समुद्री खाड़ी के पास जाते हैं और वहीं पर उन्होंने सानिया के सर को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र उसे बहाकर कहीं और ले गया। फिर घर आकर आसिफ सानिया के धड़ को एक बैग में पैक करता है। इसके बाद वो अपने बहनोई यूसुफ शेख को कॉल करता है। क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में कैब ड्राइवर था, इसलिए आसिफ ने यूसुफ से फोन पर कहा था कि आप जल्दी से अपनी कैब लेकर घर पर आओ। और ये दोपहर का समय था। यूसुफ तुरंत आसिफ के घर पर आता है और फिर उसको भी इस हत्या के बारे में बताया जाता है। इसके बाद ये लोग लाश से भरे उस बैग को गाड़ी में रखकर वसई बीच पर जाते हैं और समुद्र के अंदर जाकर बैग को फेंक देते हैं। उन्होंने सोचा था कि समुद्र उसे बहाकर कहीं दूर ले जाएगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर उन्होंने घर से सानिया के खून को साफ किया और जो परिवार बहन के घर पर गया हुआ था उन सबको भी घर वापस बुला लिया गया था और फिर अच्छे अच्छे खाने पकाए गए और शाम को उनके घर पर मेहमान भी आते हैं और अच्छी तरह से खाना पीना होता है। और ये लोग अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे इनके घर में कुछ हुआ ही ना हो। इस बयान को सुनने के बाद पुलिस यूसुफ को भी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस पूरे परिवार ने मिलकर सानिया के खिलाफ इतनी भयानक साजिश क्यों रची थी और उसकी हत्या का मोटिव क्या था, यानी उसकी हत्या करने का कारण क्या था। दरअसल जब 2017 में सानिया की शादी आसिफ से हुई थी
और फिर 2019 में उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा। हालांकि कई साल पहले आसिफ की बहन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं था। अमायरा के पैदा होने से पहले ही उनके घर में यह बात होने लगी थी कि सानिया को जो बच्चा होने वाला है वो बच्चा सानिया आसिफ की बहन को दे देगी, और ये बात आसिफ की बहन ने भी कही थी। आसिफ तो अपनी बहन की इस बात को मान लेता है, लेकिन सानिया को जब ये बात पता चली तो वो इसका विरोध करती है। लेकिन उस समय आसिफ फिर से सऊदी अरब चला गया और इधर सानिया अकेले ही पूरे परिवार से लड़ती रही कि वो अपना बच्चा किसी को नहीं देगी। सानिया का कहना था कि ये उसका पहला बच्चा है और अगर ये उसका दूसरा बच्चा भी होता तब भी वो अपना बच्चा किसी को ना देती। सानिया का कहना था कि वो लोग किसी अनाथ आश्रम जाकर बच्चा गोद ले सकते हैं, इससे किसी अनाथ का भी भला हो जाएगा। लेकिन आसिफ की बहन को भी जिद थी कि मुझे सानिया की बेटी अमायरा ही चाहिए। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर सानिया के ससुर ने उसे बहुत मारा पीटा, जिसकी सानिया ने अचौले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर कंप्लेंट को वापस ले लिया गया था। और फिर 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से आसिफ सऊदी अरब में ही फंस गया था। लेकिन फिर 2021 के शुरुआती दिनों में किसी तरह से आसिफ भारत आता है। ये वहां किसी शिपिंग कंपनी में काम करता था और आसिफ की भी यही जिद थी कि हम अमायरा को उसकी बुआ को ही दे देंगे क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं है। और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा बढ़ता गया, यानी अब पूरा घर एक तरफ हो गया और सानिया अपनी बेटी के लिए एक तरफ थी। और तो और ससुराल वालों ने सानिया को मना कर रखा था कि अब वो अपने घर वालों से कोई बात नहीं करेगी। और यही वजह थी कि सानिया ने 8 जुलाई 2021 से अपने घर वालों का फोन उठाना बंद कर दिया था और फिर 21 जुलाई को सानिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सानिया का फोन भी स्विच ऑफ हो गया था और फिर हत्या के 5 दिन बाद वो बैग वसई बीच के किनारे पर आता है। फिर सानिया के चाचा जावेद शेख ने करीब 1 साल के बाद सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया छुरा और सानिया के सिर को बहुत कोशिशों के बाद भी बरामद नहीं कर सकी थी। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वसई पुलिस ने न केवल उस सिर कटी लाश की अलग अलग तस्वीरें खींचकर अपने पास रख ली थीं, बल्कि जरूरत के लिए उस लाश का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया था। और फिर यही सबूत इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए और जिसकी वजह से आज कातिल कानून के शिकंजे में है। सानिया की हत्या के बाद उसकी बेटी अमायरा अपनी बुआ के घर पर ही रहने लगी थी। अगर वर्तमान समय में इस केस के बारे में बात करें तो सानिया का पति आसिफ, देवर यासीन, ससुर हनीफ और आसिफ का बहनोई यूसुफ, ये सभी लोग जेल में बंद हैं और ये लोग जिंदगी भर जेल में ही रहेंगे।